रॉन्ग नंबर वाला प्यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी जया और मैं अपनी लिखी हुई कहानी का ऑडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शगुन से गलती से कॉल अथर्व को लग जाता है। चलिए एपिसोड 4 में देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद जब शगुन ने अपना सब काम निपटाने के बाद मोबाइल चेक की तो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट 1000 रुपये का आया था। ये देख शगुन खुद से कहने लगी, अरे ये मुन्ना ने 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, शायद गलती हो गया है इससे। इतना सोचकर शगुन ने तुरंत कॉल डायल किया। इधर अथर्व अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसकी आवाज़ सुन अथर्व ने तुरंत मोबाइल हाथ में उठाया। जैसे उसने मोबाइल स्क्रीन पर रॉन्ग नंबर कॉल देखा, अपने आईब्रो ऊपर करते सोचने लगा, अब इसने क्यों कॉल किया है। अथर्व बिना टाइम वेस्ट किए कॉल रिसीव कर लिया। कान पर मोबाइल लगाते ही दूसरी ओर से आवाज़ आया, मुन्ना तूने ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दिया है। 175 तुझे वापस ट्रांसफ़र कर दूँ या तू सामान लेकर जाएगा। शगुन का इतना कहना कि अब जाके अथर्व ने ध्यान दिया कि वह उसे कोई मुन्ना समझ रही है। इसका मतलब वह गलत कॉल कर रही है। वह मुझे मुन्ना समझ बैठी है और मैंने उसे पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिया। अथर्व अब अपने आप को बेवकूफ़ समझने लगा कि सुबह से मूर्ख बन गया है। बिना बात बढ़ाए कहा, कोई बात नहीं। इतना बोल अथर्व ने कॉल काट दिया। कॉल कट होते ही शगुन मोबाइल की तरफ देख खुद से बोली, अब इसे क्या हुआ। शगुन ने 175 तुरंत रिटर्न अथर्व को ट्रांसफ़र कर दी। इधर अथर्व के मोबाइल में नोटिफिकेशन आते ही अपना मोबाइल चेक किया। जब देखा कि 175 रुपये उसे रिटर्न आ गया है तो वह कंफ्यूज होकर सोचने लगा, क्या ये इतनी ईमानदार है। जैसी ये लड़कियां दिखती हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। दोपहर का समय। श्याम जी के दमदम सिटी से आने के बाद शगुन शॉप से निकलकर घर पर आ गई। आज संडे होने के नाते उसकी बड़ी बहन सेकंड नंबर की राशि मुखर्जी ऑफिस का छुट्टी था। छुट्टी होने के नाते सभी लोग लेट सोकर उठ रहे थे। शगुन ने राशि को परेशान करते हुए कहा, तुम्हारा अच्छा है, रोज़ जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती हो और छुट्टी के दिन इतना लेट सोकर उठती हो, पर तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। एक मैं ही हूँ जो सुबह सुबह उठ के दुकान संभालना पड़ता है। जिस पर राशि ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने तो अपना माइंड सेटअप बना लिया है कि मुझे पूरा लाइफ दुकान ही चलाना है। बड़ी दी को देख लो, अच्छा लॉ एजुकेशन करने के बाद क्या फ़ायदा, बाबा ने उनकी शादी करवा दिया। अब बाबा चाहते हैं कि मेरी भी हो जाए, पर मैं इतना जल्दी नहीं करूँगी जब तक खुद अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ी ना हो जाऊँ। यह सुन शगुन ने मायूस होते हुए बोली, मैं तो अपने बाबा का हमेशा मदद करूँगी। तुमने देखा नहीं मामा मामी बाकी लोग किस तरह माँ बाबा को ताने देते कहते हैं, हमें भाई नहीं है, ये 3 बेटियाँ हैं, ये तीनों अपने घर चली जाएंगी तो उन्हें बुढ़ापे में कौन संभालने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मैं मुखर्जी जनरल स्टोर की वारिस शगुन मुखर्जी बनने वाली है। वैरॉक ग्रुप ऑफ कंपनी में राशि इंटर्नशिप के थ्रू जॉब कर रही थी। मुखर्जी परिवार में शगुन की कमजोरी क्या क्या है ये सभी को पता था। यहाँ तक कि उसे सिर्फ घर, कॉलेज और दुकान के सिवाय दुनिया कितनी बड़ी है उसे वह भी नहीं पता। कोलकाता सिटी छोड़ के उसे दूसरी सिटी का नाम तक नहीं पता। उसे दुनियादारी से न लेना है न देना, सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहती है। वहीं उसकी बड़ी बहन छुट्टी के दिन शाम के समय अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना चालू रहता है, पर शगुन का ऐसा कुछ भी नहीं। वह दुकान से सीधे घर और टीवी शो देखना, खाना खाना, सोना, बस यही उसकी लाइफ का रूटीन शेड्यूल है। जो उसके घर वाले उसकी ये हरकत से अच्छे से वाकिफ़ हैं। उसकी बहन उसे हमेशा चेंज होने के कहती है, मगर वह हमेशा अनसुना कर देती। संडे बिताने के बाद वह हमेशा की तरह मंडे का अपना शेड्यूल चालू कर देती है, बट उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। अब उसकी बहन भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि कोई मतलब नहीं।
2 दिन बाद अडानी मेंशन। देखते देखते 2 दिन वक्त बीत गया। आज अथर्व को इटली जाने का फ्लाइट था। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड तेजा भी जाने वाला था। नीलम जी बहुत उदास थी क्योंकि उनका लड़का अभी तक अपनी पुरानी यादों से बाहर नहीं निकला था और ना ही उसके जख्म भरे थे। इन्हीं सब बातों से वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। कहने को तो आनंद जी भी उसके पिता थे। आज उनके बेटे के लिए बुरा लग रहा था। आर्या को अपने भाई को अकेला छोड़ने का जरा भी मन नहीं हो रहा, पर वक्त और हालात किसी के हाथ में नहीं है। पूरा दिन बीत गया। सभी से मिल के अथर्व ने अपने दादू का तस्वीर अपने हाथ में लेके देख रहा था। इमोशनल होते कहा, बस दादू, कुछ लोग हैं जिन्हें आपके पास भेजना है ताकि आपको भी अपने दुश्मनों को ऊपर देखने का मौका मिले। अथर्व ने अपने दादू के तस्वीर को सीने से लगाते हुए गुस्से में कहा, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा अपने हाथ में होता है। इतना बोलो अपने दादू की तस्वीर सूटकेस में रख लिया। सूटकेस बंद कर मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखते आगे कहा, इस रिश्ते का मकसद कुछ ऐसा बदला है, इस रिश्ते का मकसद अब सिर्फ बदला है। अडानी मेंशन के ऊपर हेलीपैड था, पर अथर्व ये चाहता था कि वह पब्लिक फ्लाइट से जाए। उसने तो बहुत कुछ प्लान बना लिया था। उसके सभी दुश्मनों को पता चले कि वह इस वक्त इंडिया में नहीं है, ताकि वे सब बात का फ़ायदा उठाए और अथर्व अपना बदला ले सके। पर आनंद जी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, पर उनके बेटे के जिद के आगे उनका कहाँ चलेगा। अथर्व ने कहा, डैड, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक एयरलाइन से आम इंसान की तरह जाऊंगा तो किसी को कुछ भी शक नहीं होगा। कहने को अथर्व ने कह दिया था, पर आनंद जी को डर और चिंता सताए जा रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद वे भी मान गए कि उनका बेटा सही कह रहा है। इस वक्त उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह मेंटली स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शाम 4 बजे। माहिर और अथर्व एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी तक पैसेंजर बोर्डिंग पास नहीं हुआ था, जिस वजह से वे दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे। माहिर ने अथर्व के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने वहां आऊँगा और कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझे खबर करते रहोगे। कोई भी ऐसी बात छुपाओगे नहीं जो आगे चलकर परेशानी वाली बात बने। और दूसरी बात, तुम्हें सावधानी से रहना होगा, हर वक्त चौकन्ना होकर रहना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन इस वक्त कहाँ कहाँ फैले हुए हैं ये हमें भी नहीं पता। अथर्व कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ हाँ में सिर हिलाते जा रहा था, जिसे देख माहिर उसे थोड़ी नाराजगी जाहिर करते आगे कहा, अथर्व मेरे भाई, मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि सिर्फ घोड़ी की तरह हाँ में सिर हिलाते जा रहे हो। अपने लिए ना सही, आंटी, अंकल, आर्य और मैं, फैमिली के बारे में सोचो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अब जाकर कहीं अथर्व मुंह खोला और वह झट से माहिर के गले लिपट के उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत परेशान होते हो, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अब किसी को कोई परेशानी नहीं देने वाला, यहाँ तक कि मैं तो चाहता हूँ कि सारी परेशानियों की जड़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अथर्व का इतना कहना कि माहिर उसे शक भरी नज़रों से देखने लगा और अपने होठों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? खुलकर मुझे बताओगे? इस बात पर अथर्व हल्की स्माइल किया और कहा, बताने जैसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ, वक्त आने पर तुम्हें और सभी को सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में मुंबई से इटली जाने वाली फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। अथर्व और माहिर एक दूसरे को मजबूती से हग किए। उसके बाद अथर्व माहिर की आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर में इंडिया से इटली जाने के लिए फ़्लाइट उड़ान भर ली। इंडिया से इटली रोम सिटी जाने के लिए कम से कम समय 10 से 11 घंटे लगने वाले थे। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड तेजा भी उसके पास बैठ गया। इटली के नाम से नहीं, उसकी खूबसूरती से प्रसिद्ध है। जो एक बार घूम आए वह बार बार जाने की चाह रखेगा। वहाँ का सुनहरा मौसम, वहाँ की वादियों में बिछी बर्फ़ की चादर दिल छू लेगा। इंडिया और इटली का टाइम 3-4 घंटे का डिफरेंस है। जैसे इंडिया में शाम के 4 बज रहे हो तो वहाँ पर रात के 8 बज रहे, जिस वजह से अथर्व को पहुँचते वहाँ सुबह हो गया।
इटली रोम लियोनार्दो दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह के 8 बजे। इंडिया की फ़्लाइट इटली रोम सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कर चुकी थी। अथर्व को पिकअप करने एंटोनियो नाम का इटालियन पर्सन खड़ा था। यह अथर्व का असिस्टेंट इटली में उनका अडानी ग्रुप ऑफ बिजनेस संभालता है। एंटोनियो रोसी इटली में अथर्व का लेफ्ट हैंड है, जैसे तेजा उसका राइट हैंड है। कहने को तो अथर्व इटली में कई दफ़ा आया है। पहले जब वह आया करता था तो सिर्फ बिजनेस ट्रिप के लिए ही आता, जैसे 4 से 5 दिन में ही काम निपटा के वह इंडिया के लिए रवाना हो जाता। पर इस बार वह काफ़ी दिन के लिए आया है, यूँ कहा जाए तो साल 6 महीने के लिए। वहाँ उसका असिस्टेंट एंटोनियो अथर्व और तेजा एयरपोर्ट से बाहर निकले। एयरपोर्ट से बाहर मसाराती रेड कलर की कार खड़ी थी। तेजा कार के पीछे का गेट खोला, अथर्व कार के अंदर बैठा और वे दोनों कार के आगे सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में वे लोग विला पहुँच गए। लेमन ग्रोव विला। यहाँ पहुँचते ही अथर्व कार में से बाहर निकला और तुरंत तेज कदम बढ़ते अंदर जाने लगा। वहाँ मौजूद सभी सर्वेंट अथर्व को ग्रीट करने लगे। अथर्व सबको फिंगर दिखा तुरंत सीधे अपने कमरे में चला गया। यह विला अथर्व का ही है, वह कई दफ़ा यहाँ पहले आ चुका है। वहाँ के सर्वेंट उसका लगेज उसके कमरे में शिफ्ट करवा दिए। अथर्व सीधे अपने कमरे में चला गया और वह कमरे में जाते ही सबसे पहले वॉशरूम में गया, क्योंकि उसे जल्दी से फ्रेश होना था और वह कपड़े निकाल शावर के नीचे खड़ा हो गया। करीब 40 से 45 मिनट के बाद वॉशरूम से बाहर निकला। अथर्व इटली आ रहा है, इसलिए सर्वेंट ने पहले ही उसका कमरा एकदम क्लीन कर दिया था। सभी चीज़ चेंज करवा दिए गए थे, क्योंकि सभी को पता है कि अथर्व यहाँ अब काफ़ी दिन तक रहने वाला है। फ्रेश होने के बाद अथर्व लिविंग एरिया में आया। वहाँ डाइनिंग टेबल पर अकेला ही बैठा था और टेबल पर ब्रेकफास्ट के नाम पर इटालियन और इंडियन सभी डिशेस तैयार कर दिए गए थे। अथर्व बिना इधर उधर ध्यान दिए वह अपने ब्रेकफास्ट करने लगा। अथर्व पूरी रात सोया नहीं था और वह आराम करने के बजाय तेजा और एंटोनियो को अपनी स्टडी रूम में बुलाया। यहाँ उसकी फैमिली नहीं है, इसलिए वह पूरी तरह फ्री था। वह जब चाहे जो चाहे फ्री होकर कर सकता है और वह अपनी प्लानिंग सिर्फ तेजा और एंटोनियो पर ही भरोसा करके बता सकता है, क्योंकि यह दोनों उसके भरोसे के आदमी हैं। अथर्व ने कुछ काम तेजा को दिया, जैसे किसी पर नज़र रखना, तो कुछ काम एंटोनियो को दिया, जैसे इटली, इंडिया और बाकी जहां का इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कि उसके दुश्मन इस वक्त कहां कहां है और क्या क्या कर रहे हैं। एंटोनियो ने यह सब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने आदमी लगा दिए। उन दोनों ने अथर्व से परमिशन ले स्टडी रूम से निकल गए। उनके जाने के बाद अथर्व अपना लैपटॉप ले अपने मिशन के लिए काम करने लगा। अथर्व जो कदम उठाने जा रहा था उसके लिए उसे और भी भरोसे वाले लोग चाहिए और वह अपना मोबाइल ले उसे चेक करने लगा। यह उसका नया मोबाइल था, क्योंकि पहले वाले मोबाइल में काया या उसके रिलेटेड उसके मोबाइल में बहुत कुछ था जो उसके पुरानी यादों को ताज़ा कर सकता है। इसलिए माहिर ने उसे नया सेल फ़ोन और नया सिम कार्ड दिया, ताकि घर वालों को छोड़कर उसके पास किसी गैर का नंबर नहीं रहे। अथर्व अपने मोबाइल में चेक कर ही रहा था कि उसे तुरंत रॉन्ग नंबर सेव किया हुआ नंबर दिख गया। उसे तुरंत उसकी आवाज़ उसके दिमाग में घूमने लगा कि वह किस तरह उसे अंकल अंकल बोल रही थी या कोई मुन्ना समझ रही थी। अथर्व ने तुरंत व्हाट्सएप ऑन किया और रॉन्ग नंबर का प्रोफाइल चेक करने लगा, पर अभी भी व्हाट्सएप प्रोफाइल में मुखर्जी जनरल स्टोर का ही लगा हुआ था। वह तुरंत अपना मोबाइल बंद करके साइड में रख दिया और लैपटॉप में काम करने लगा। वह किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि उसका इस वक्त रिवेंज लेना बहुत बड़ा कदम है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।